तो दोबारा से एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। गोरखा डायनेस्टी हम लोग पढ़ रहे थे और इसकी 2 क्लास हो चुकी हैं। हम लोगों ने बात की थी कि जो गोरखा डायनेस्टी है इसको हम कुछ 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो इसका बैकग्राउंड देखेंगे और अभी तक बैकग्राउंड पर ही हम लोग हैं। फिर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखना है और देन फिर इसके जो फैक्चुअल जो डेटा बचता है वो। अभी तक हम लोगों ने इसके बैकग्राउंड में सिर्फ कुमाऊं का बैकग्राउंड देखा है जो कोरिलेट करता है किससे, गोरखा डायनेस्टी से। अब हम लोग अपने इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो गढ़वाल। गढ़वाल के अंदर ऐसी क्या सिचुएशंस यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिली। जो गढ़वाल इतना 52 गढ़ों को लेकर के चलने वाला बड़ा साम्राज्य था, जो अब कुछ मुट्ठी भर जमीन के लिए भी लोगों की तरफ देखने लगा। ऐसा क्या हुआ? तो हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में जैसे हम बात भी कर चुके थे कि जो गढ़वाल की हिस्ट्री है, उस गढ़वाल की हिस्ट्री में हम लोगों ने जयकृत शाह तक पढ़ा था। अब जयकृत शाह के बाद वाला फेस मैंने आपको रोक दिया था कि इसको हम कोरिलेट करेंगे जब गोरखाओं की डायनेस्टी को हम पढ़ेंगे। तो उसी बैकग्राउंड में अब हम उस गढ़वाल की हिस्ट्री को यहां से स्टार्ट करते हैं और एक कोरिलेशन बनाने का प्रयास करते हैं। अभी की जो क्लास होगी, ये क्लास 2-3 जगह पर एक साथ पैरेलल चलेगी, क्योंकि आपको वो अब एक समझ मिल गई है। हमने इससे पहले कुमाऊं का जो लास्ट का सॉरी जो फेस है वो हम लोगों ने देखा है। चलो, तो उससे ही कोरिलेट करके अब हम लोग बात करेंगे। देखो, जब हम बैकग्राउंड में बात करते हैं और उसमें स्पेशली हम ओरिएंट होते हैं गढ़वाल से, तो हम ये देख के आ चुके हैं कि यहाँ पर एक रूलर थे जिनका नाम था ललित शाह। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ललित शाह के 4 लड़के हुए थे, जिनमें एक थे जयकृत शाह। और जयकृत शाह के कोरिलेशन में भी हम ऑलरेडी जब हम गढ़वाल की हिस्ट्री पढ़ रहे थे वो हम पढ़ चुके हैं। और फिर इन्हीं के ही एक जो दूसरे सौतेले भाई थे, मतलब जो ललित शाह थे, कहा जाता है कि इनकी 4 वाइफ थी। तो ये दूसरी वाइफ से थे जिनका नाम था प्रदुमन शाह, जिनका इतिहास में रोल आप अच्छा खासा देखते हैं। और अप्रॉक्स 1785 से और 1804 तक का हम इनका गढ़वाल की हिस्ट्री में इनका एक टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। वहीं इनके एक और भाई जिनका नाम था पराक्रम शाह, जो एक तरीके से बढ़िया तरीके से यहाँ पर कूटनीति षड्यंत्र रचते हैं, जो एक पपेट गवर्नमेंट की तरह की से आप प्रदुमन शाह को चलता हुआ देखते हैं। यहाँ पर नीतियां कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी, हम बात करेंगे। और एक और जिनका नाम था प्रीतम शाह। प्रीतम शाह, इनसे रिलेटेड आपको इतिहास में ज़्यादा जानकारियां नहीं मिलती हैं और ना ही इन्होंने ज़्यादा राजगद्दी की तरफ अपना कदम बढ़ाने के लिए कोई ज़्यादा प्रयत्न या प्रयास किए हैं। ये सिर्फ शासन में जिस तरीके से सिस्टम हुआ करता था उसको मैनेज करने का बेसिकली इनका काम होता था। वहीं चूंकि हम लोग को इसके बाद एक टिहरी रियासत, जो मॉडर्न हिस्ट्री का हम फेस पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ना है। तो एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपको एक ये चीज़ और पता हो कि जो प्रदुमन शाह थे, प्रदुमन शाह के ही जो लड़के हैं जिनका नाम है सुदर्शन शाह। वैसे इनके एक और भाई थे जिनका नाम था प्रीतम शाह। हम उनकी बात अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। हम बेसिकली उन किरदारों पर ज़्यादा हाईलाइट करेंगे जिनका रोल अब इस फेस में हम लोग देखेंगे। यही सुदर्शन शाह आगे जाकर के टिहरी में अपना एक राज्य स्टैब्लिश करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर के। और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ क्यों गए, आज की क्लास में ही हम लोग इसको कवर अप करने का प्रयास करेंगे। चलो, ये एक फैमिली ट्री है। अब इस फैमिली ट्री में क्या क्या गड़बड़ियां होती हैं वो बात अभी थोड़ा सा समझते हैं। और इस चीज को समझने के लिए हम इसको ना 2 लाइन में लेकर के चलेंगे। एक पार्ट
हम लोग स्पेशली जो गढ़वाल है, गढ़वाल की राजनीति को देख करके चलेंगे, और दूसरा पार्ट हम लोग स्पेशली जो कुमाऊं है, इस कुमाऊं की राजनीति को बेस बना करके चलेंगे। अब बात आप ध्यान से समझिएगा। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जब ललित शाह थे तो ललित शाह को एक आमंत्रण पत्र आया था कुमाऊं की तरफ से हर्षदेव जोशी साहब का कि सर आप यहाँ आए और ज़रूरत आपकी यहाँ है। और उन्होंने आक्रमण भी किया, अटैक किया, और अकॉर्डिंग टू उस वो जो पत्र व्यवहार था, अकॉर्डिंग टू लेटर, हर्षदेव जोशी को वहाँ का सेनापति बनाना था और वहाँ का राजा गढ़वाल का ही कोई लड़का बने। तो उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो कुमाऊं था, उस कुमाऊं पर गढ़वाल की फौज ने जीत हासिल की और गढ़वाल का पहला राजा कुमाऊं का राजा बन रहा था, जिसका नाम था प्रदुमन शाह। उसी को आप इतिहास में प्रदुमन चंद के नाम से भी जान लेते हैं। तो ये सिनेरियो हम लोग पहले बात भी करके आ चुके थे। अब इस सिनेरियो में हुआ ये कि इस तरफ गढ़वाल में तो जयकृत जो शाह थे वो सबसे बड़े लड़के थे और उनको गढ़वाल की गद्दी सौंप दी गई थी लगभग 80 के आसपास, 1780 के आसपास, और 84-85 तक का उनका टाइम ड्यूरेशन हम लोग देखते हैं। और उसी के ही पैरेलल में कुमाऊं की गद्दी में भी एक गढ़वाल का दूसरा लड़का, गढ़वाल का लड़का कहने का मतलब ललित शाह का जो दूसरा लड़का जिनका नाम था प्रदुमन शाह, और जब वो उस पोस्ट पर बैठते हैं तो प्रदुमन चंद के नाम से जाने जाते हैं। तो इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि गढ़वाल के ही दो लड़के, एक गढ़वाल पर राज कर रहे और दूसरे कुमाऊं पर। फर्स्ट टाइम ऐसा था। लेकिन समस्या तब ज्यादा क्रिएट होती है जब जो गढ़वाल का राजा था वो कुमाऊं के राजा को पसंद नहीं करता है और कुमाऊं का राजा गढ़वाल के राजा को नहीं पसंद का है। इट मीन्स भाई भाई को पसंद नहीं कर रहे हैं। और हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि जैसे ही वो कुमाऊं के राजा बने और इस तरफ ये गढ़वाल के राजा बने, तो गढ़वाल के राजा बड़े होने के नाते इन्होंने भी बोला कि अभी तक हम कभी कुमाऊं के सामने झुकते नहीं आए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो सब कहानी हम लोग बात करके आ चुके थे। अब उस रस्साकसी में जयकृत शाह जो थे गढ़वाल की राजनीति में उनका देहांत हो जाता है, उनकी डेथ हो गई। अब आप बात समझना कि इन दोनों की दोनों जो बड़ी डायनेस्टी, बड़ा रीजन है आज का पूरा कंप्लीट उत्तराखंड है, इस पूरी कंप्लीट उत्तराखंड की डायनेस्टी पर जो ललित शाह थे, उन ललित शाह के ही बच्चे एक यहां और एक यहां रूल कर रहे हैं। और यहां पर जो जयकृत शाह है, जयकृत शाह की डेथ हो जाती है। अब जयकृत शाह की डेथ हुई तो जो कुमाऊं में राजा कौन थे अभी तक, प्रदुमन शाह कहें आप या चंद कहें, चंद तब बोलते थे जब वो कुमाऊं की गद्दी पर बैठते थे और शाह तब जब वो यहां करके बैठे थे। और इन्हीं के साथ ही राजकाज में हाथ जुटाने के लिए इनका छोटा भाई जिनका नाम था पराक्रम शाह, वो हम अभी फैमिली ट्री देख के आ चुके हैं। और उसके साथ साथ यहां पर हर्षदेव जोशी, जो काफी निर्णायक भूमिका इन्होंने निभाई थी कुमाऊं पे अपना अधिकार जमाने के लिए गढ़वालियों के माध्यम से। तो सिचुएशन ये हुई कि यहां पर एक पावर गैप मिला। अब इस पावर गैप में या तो पराक्रम शाह को यहां पर भेजा जाए गढ़वाल की गद्दी पर, या फिर प्रदुमन शाह को यहां की गद्दी पर बैठाया जाए। अभी जो पराक्रम शाह थे, इनकी इच्छा ये थी कि अब बड़े भाई तो रहे नहीं, तो अब गढ़वाल की गद्दी पर मुझको बैठाया जाए, या प्रदुमन शाह अगर यहां जाएंगे तो कुमाऊं की गद्दी पर मुझको बैठाया जाए। बात बिल्कुल सही है भाई। अगर अकॉर्डिंग टू सक्सेसियर पॉलिसी आप लोग बात करें, उत्तराधिकार नियम के तहत अगर आप बात करें, तो किसी ना किसी रीजन की गद्दी इनके हाथ आनी चाहिए थी। लेकिन क्या कारण रहे थे उन पर तो आज तक जो है हम लोग एक मत नहीं हो पाए हैं। हुआ ये कि जो प्रदुमन शाह थे, वो प्रदुमन शाह अब ये जो गढ़वाल था
इस गढ़वाल की गद्दी पर जाकर के बैठ जाते हैं। प्रद्युमन शाह, प्रद्युमन शाह बैठे गढ़वाल की गद्दी पर 1785 से 1804 आप इनका टाइम ड्यूरेशन बोलते हैं। और प्रद्युमन शाह को पराक्रम शाह को बैठाना चाहिए था यहां, लेकिन प्रद्युमन जो शाह थे ये अपना रिप्रेजेंटेटिव या फिर प्रतिनिधित्व के तौर पर यहां हर्ष देव जोशी को कमांड संभाल लेते हैं, जो एक काफी बड़ा गेम चेंजिंग यहां ये डिसीजन हुआ, जिससे अब ये ना तो वो डायनेस्टी ठीक से चल पाएगी और ना ही ये डायनेस्टी ठीक से चल पाएगी। शायद प्रद्युमन शाह का ये डिसीजन भाई के नेतृत्व में हो जाता तो शायद इतिहास कुछ और हो जाता। तो कई बारी आपके एग्जाम में ऐसे फैक्ट निकाल के पूछे जाते हैं जहां इतिहास में काफी बड़ा मोड़ हो सकता था। तो ये काफी बड़ा एक मोड़ है, एक टर्निंग पॉइंट है। अब इस टर्निंग पॉइंट में होगा क्या, जो पराक्रम शाह है अब वो भाई देखते रह गए कि यार ये क्या हो गया। अब उससे इन दोनों रीजन का सीन किस तरीके से क्रिएट होता है वो बात आप समझते हैं। अब एक तरफ चंद्र डायनेस्टी में चंद्र राजाओं का एक काफी हजारों वर्ष पुराना एक बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास, जिसमें आज तक चंद्र डायनेस्टी में चंद्र की गद्दी पर बैठा ही एक चंद्र राजा था, लेकिन पावर गैप की वजह से एक राजा के परिवार का ही राजा बैठा तो वहां की जनता ने एक्सेप्ट किया। लेकिन एक राजा के परिवार का आदमी ना होते हुए एक वहां का काम करने वाला एक व्यक्ति अगर चंद्र राजाओं की गद्दी की कमान को संभालेगा तो वहां की जनता क्या एक्सेप्ट कर लेगी? नहीं करेगी। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स यहां पर, मतभेद कहीं ना कहीं यहां पर खड़े होने शुरू हो जाएंगे। एक ऐसा मंत्री जो अपने लोगों के अपने मंत्रियों के ग्रुप में कभी रहता था, अब वो उन मंत्रियों का हेड बन जाए तो उन मंत्रियों को तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, जिसमें मेहर भी और फर्तियाल भी दोनों के दोनों धड़े होंगे, प्लस ब्राह्मणों का भी एक ग्रुप, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब देखो राजनीति किस तरीके से यहां पर सिस्टम मोड़ लेती है। अब इस सिस्टम के बीच में जो पीछे से जो चंद्र डायनेस्टी के जो राजा थे उनके ही जो वंशज थे, उनके वंशजों में एक आदमी निकल के आता है जिनका नाम था मोहन चंद। मोहन चंद, और वो इस चीज का करता है विरोध, अपोज करता है इस चीज का कि भाई ये कैसे है, यहां पर इसको रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनाया जा सकता है। रिप्रेजेंटेटिव अगर बनाना है तो या तो पराक्रम शाह को बनाओ भाई, या फिर बनाओ हम लोगों को। हम इस चीज को एक तरीके से स्टैंड करते हैं, वो आदमी नहीं स्टैंड करता है। और उसका सपोर्ट करने के लिए मोहन चंद्र के जो छोटे भाई थे जिनका नाम था लाल सिंह, ये आ जाते हैं। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, मेरे बड़े भैया बिल्कुल फतेह की बात कह रहे हैं। अब इस सिस्टम में होता यह है कि इन दोनों की बात को सपोर्ट करेगा कौन? पराक्रम शाह। लेकिन ये जो सपोर्ट होगा, ये सपोर्ट पर्दे के पीछे होगा, सामने नहीं होगा। फ्रंट एंड पर नहीं, ये बैक एंड पर सपोर्ट करेंगे पराक्रम शाह इन लोगों का। और इनको भी एक पीछे से मोटिवेशन आएगा कि भाई वहां के राज घराना का एक आदमी हमारी सपोर्ट में है, और अगर सपोर्ट मिलेगी तो ये डरेंगे नहीं कि ये हर्षदेव जोशी के साथ एक युद्ध ही छेड़ दे। और हुआ भी ऐसा कि यहां 1786 में जो हर्षदेव जोशी को गद्दी पर यहां पर एक तरीके से आसीन किया था एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, एक गांव पड़ता है जिसका नाम है पाली। इसी को ही हम बोलते हैं बैटल ऑफ पाली या फिर पाली का युद्ध। और ये बैटल ऑफ पाली 1786 में होती है। और इस बैटल ऑफ पाली में कौन कौन? मोहनचंद, लाल सिंह, और पर्दे के पीछे थे, फ्रंट एंड पर तो नहीं थे। इनके बीच में किसके साथ? हर्षदेव जोशी के साथ ये होता है एक युद्ध। हर्षदेव जोशी
बैटल ऑफ पाली होती है 1786 में इन लोगों के बीच में, जिसमें बैटल ऑफ पाली जीत जाते हैं कौन? मोहनचंद और उनके छोटे भाई लाल सिंह। और हर्षदेव जोशी जाते हैं हार, और हारने के बाद फिर पहुंचते हैं वो कहां? गढ़वाल में। हर्षदेव जोशी पहुंचते हैं गढ़वाल में, और गढ़वाल में जब ये पहुंचे तो गढ़वाल में भी सिस्टम गड़बड़ाया है भाई। भाई एक साल में ऐसा क्या हो गया वहां पर? हुआ ये था, जब कभी प्रद्युमन शाह कुमाऊं की गद्दी पर थे, तो कुमाऊं की गद्दी पर थे इसका मतलब कुमाऊं के राजा थे वो, और गढ़वाल में उनके बड़े भाई थे और आपस में उनकी बनती नहीं थी। तो जब वो कुमाऊं की गद्दी पर थे तो उन्होंने कई बारी गढ़वाल पर अटैक करवाए, कई बारी गढ़वाल को लूटा। और अब अगर वो गढ़वाल के राजा बन गए यहां, तो वो गढ़वाल की जनता एक्सेप्ट करेगी उनको कि यार ये तो आदमी वही है, जब वो वहां पर था तो हमको लूट के लेके जाता था, और अब हमको बोल रहा है कि हम ही तुम्हारे माई बाप हैं। वो कैसे एक्सेप्ट कर ले? तो यहां वो जो लोग थे जिनके माध्यम से ये यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को रन करा सकते थे, अब वही लोग इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो आदमी तो ग्राउंड लेवल के साथ लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, वो मंत्री, वो ऑफिसर्स, वो सैनिक, वो सेनापति। अब अगर वो इस राजा की सपोर्ट खुल के करेंगे तो वहां पर ग्राउंड लेवल पर सामाजिक स्तर पर उनका बहिष्कार होगा। तो इनको बड़ा यहां पर चैलेंज फेस करने को देखने को मिलने लगा, और उस चैलेंज का नतीजा ये हुआ, अगर आपकी सेना में ही द्वंद्व आ जाएगा, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो भाई साहब आपको सपोर्ट कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। और इस पावर गैप का फायदा उठाने के लिए आसपास के जो राजा महाराजा होंगे, जो आपके राज्य को गिद्ध की नजर से देखेंगे, वो तो टूट पड़ेंगे। और हुआ भी ऐसा। एक तरफ तो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है राजा, और दूसरी तरफ यहां 1 2 3 करके हम लोग लिखते हैं, दूसरी तरफ 1786 में ही जो रोहिला राजा थे, रोहिला जो सरदार थे कभी, नजावत खां, उनका एक पोता जिसका नाम था कादिर, वो अटैक कर देता भाई देहरादून पर। देहरादून को ही लूट लिया, देहरादून को ही अपने कंट्रोल में कर लिया भाई साहब ने। 1786 में जो रोहिला व्यक्ति था एक, या फिर आप कह सकते हैं एक सेनापति कह लें आप उसको, या उनका वफादार सैनिक कह ले, जिसका नाम था कादिर। इस आदमी ने क्या काम किया? जो देहरादून है उस पर ही अधिकार कर लिया, अपना कंट्रोल कर लिया, देहरादून पर अपना कंट्रोल कर लिया। एक तरफ यहां का राजा बैठ करके फेस कर रहा है इस चीज को, प्लस सेना के अंदर के द्वंद्व को, प्लस बाहर की चैलेंजेस को, वहीं दूसरी तरफ उस चीज का फायदा उठा करके कुमाऊं में इन्हीं के ही रिप्रेजेंटेटिव हर्षदेव जोशी पर अटैक कर दिया जाता है और वहां से उनको हरा दिया जाता है। अब हर्षदेव जोशी आएगा कहां? भाई साहब ऐसे ऐसे हो गया, क्या किया जा सकता है? भाई फिलहाल मैं तो जा नहीं सकता। अगर मैं यहां से चला गया तो ये जो देहरादून में बैठे हैं ना, ये टिहरी तक आने में टाइम नहीं लगाएंगे। लेकिन मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, मैं यहां से सैनिकों को भेजूंगा। तो यहां से अभी मैं दोबारा से इस रीजन पर आता हूं, उसके बाद फिर और प्रॉब्लम्स हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ये जो दौर है 1786 से और 1789 तक हम लोग देखते हैं कि ये रीजन लगभग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन लोगों के कंट्रोल में ही रहता है। यहां लूटपाट होती रहती है, कभी प्रद्युमन शाह की सेना इस पर अपना कब्जा कर लेती है, तो कभी ये लोग अपना इस पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन हाथ तो तब फूल जाएंगे जब सिरमौर का जो राजा था, वो सिरमौर का राजा भी अपना हाथ जमाने के लिए देहरादून पर आ जाएगा। जो कभी इन लोगों से डरते थे, आज इन लोगों की रीजन में घुस करके लूटपाट करने के लिए क्या है, अग्रसर हो जाएंगे। एक खुशहालपुर एक गांव पड़ता है, उसको ही आप बोलते हैं बैटल ऑफ खुशहालपुर, जहां से कंप्लीटली देहरादून अंडर कंट्रोल हो जाता है सिरमौर के कुछ समय के लिए।
देखो देहरादून पर दबा करके अटैक पे अटैक होंगे, इसको भी लिख लेते हैं। खुशहालपुर, बैटल ऑफ खुशहालपुर कब? 1789। और ये भी किस चीज के लिए थी? देहरादून पर कंट्रोल करने के लिए थी। देखो एक तरफ ये चैलेंजेस चल रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा दोबारा उसी फेस पर पहुंचता हूं, क्योंकि हम लोग को इंटरकनेक्टिंग चीजों को करना है। अब जब हर्षदेव जोशी इस तरफ आए थे, तो हर्षदेव जोशी ने बोला कि भाई साहब ऐसे ऐसे हो गया, तो उधर उन्होंने बोला कि भाई साहब एकदम तो मैं कुछ मदद नहीं कर सकता हूं। तो 86 से और 88 तक राज्य करते हैं कौन? वही महेंद्र चंद, सॉरी मोहन चंद और उनके छोटे भाई लाल सिंह। ये बात भी हम कुमाऊं के इतिहास में पहले बात करके आ चुके हैं। अब 88 में ये जो हर्षदेव जोशी थे, हर्षदेव जोशी अपनी चतुरता से, कूटनीति से उधर वाला जो रीजन था उसको थोड़ा सा शांत करते हैं, और जो सेना थी उस सेना को एक तरीके से मोटिवेट करते हैं, और फिर दोबारा से एक युद्ध की कहानी गढ़ी जाती है। और इस युद्ध की कहानी को 1788 में गढ़ा जाता है, जिसमें हर्षदेव जोशी एक बार फिर से इन लोगों जो कुमाऊं के राजा बने हुए थे मोहनचंद और लाल सिंह, इनके खिलाफ सेना भेज देते हैं। तो हर्षदेव जोशी एक बार फिर से 1788 में आते हैं और बड़ा खतरनाक इस बार अटैक करते हैं, जिसमें जो मोहन चंद है प्लस लाल सिंह है, इन दोनों को ये हरा देते हैं, बंदी बना लेते हैं, कैद कर लेते हैं, और कुछ समय के बाद ये जो मोहन चंद है इनकी हत्या भी करवा दी जाती है, और जो लाल सिंह है, लाल सिंह को कैद से रिहा कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। अब यहां से एक और फेस आप लोगों को जुड़ता हुआ नजर आएगा, जो मोहन चंद है, मोहन चंद के जो लड़के थे जिनका नाम होगा अब महेंद्र चंद, महेंद्र बाहुबली मत समझ लेना आप, महेंद्र चंद, इनके लड़के। अब आगे कुमाऊं की गद्दी के लिए लड़ाई होगी महेंद्र चंद को गद्दी पर बैठाने की। ये एक प्रोसेस हुई। अब इस प्रोसेस में 1788 में अगर ये लोग हार गए तो कुमाऊं की गद्दी पर हर्षदेव जोशी बैठने चाहिए, लेकिन हर्षदेव जोशी बड़े चालाक चतुर किस्म के व्यक्ति, इन्होंने बोला कि भाई साहब मैं तो क्या हूं, एक प्रतिनिधित्व करता हूं, आई एम ओनली एंड ओनली रिप्रेजेंटेटर ऑफ प्रद्युमन शाह, और यहां की गद्दी पर तो सिर्फ प्रद्युमन शाह ही बैठ सकते हैं। और 88 में जब ये हुआ तो ये भाई साहब हर्षदेव जोशी निमंत्रण भेजते हैं किसके पास? प्रद्युमन शाह के, कि भाई साहब मैंने ये सारा सिस्टम सेट कर दिया है, आपको अल्मोड़ा विजिट करना है। अल्मोड़ा क्यों भाई? क्योंकि अल्मोड़ा क्या है? कैपिटल किसकी? कुमाऊं की। आपको अल्मोड़ा को, कैपिटल को विजिट करना है। और प्रद्युमन शाह इस तरफ अपने ही राज्य के अंदर कुछ इस तरीके से उलझे हुए थे कि भाई साहब बिल्कुल नहीं, मैं आ नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि कई सारे प्रेशर से वो भाई साहब एक तरीके से सफर कर रहे थे, जिसमें जो उनका छोटा भाई था पराक्रम शाह, उसकी राजनीति अलग से, बाहर से गुर्जर, सिखों, राजपूतों के लूटपाट वाला, सिरमौर के डाकुओं वाला सीन, बहुत ज्यादा सिस्टम चला रहा था। यार अगर मैं यहां से अपनी राजधानी से हिल गया ना, तो मेरा भाई देर नहीं लगाएगा कि इस गद्दी को हथिया ले, क्योंकि राज्य के अंदर उसके चाटुकार बहुत है। तो यहां से इनके निमंत्रण को इन्होंने रिजेक्ट किया। हर्षदेव जोशी जो थे, अब उनके सामने एक द्वंद आया। कुछ समय के लिए, इतिहासकार बोलते हैं कि कुछ समय के लिए हर्षदेव जोशी ने यहां की गद्दी पर बैठे, लेकिन जनता का मिजाज और मंत्रियों का मिजाज देख करके इन्होंने सोचा कि ये तो काम लंबे समय तक नहीं चलेगा, जिसकी वजह से इन्होंने एक दूसरा ऑप्शन निकाला
कि ये रीजन, ये जो राज्य है, ये राज्य मेरे कंट्रोल में भी चलता चला जाए और यहां चंद्र डायनेस्टी का कोई राजा भी नजर आ जाए। तो दिमाग में आया पपेट गवर्नमेंट थ्योरी, पिट्ठू सरकार, पपेट गवर्नमेंट, पिट्ठू सरकार चली जाए भाई यहां से। अब ये पिट्ठू सरकार क्या होती है या पपेट गवर्नमेंट क्या होती है, इसको आप हिंदी में कई बारी पर्दा सरकार भी बोल देते हैं। पर्दा सरकार, पर्दा सरकार मतलब एक पर्दे के पीछे कोई खड़ा हुआ इंडिकेट कर रहा है, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। रियल में पर्दे के पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति ही रेगुलेट कर रहा है सरकार को, पपेट गवर्नमेंट या पिट्ठू सरकार। ठीक है, अब ऐसी सरकार के लिए भाई आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जो चंद्र लोगों से ही संबंध में रखता हो। तो हर्षदेव जोशी ने एक आदमी को खोजा, और वो खोजा किसके, उदित चंद्र के परिवार से। और ये उदित चंद हम पहले से ही बात करके आ चुके हैं, कौन है इस पर अब बार बार चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। उदित चंद के एक रिश्तेदार थे जिनको इस गद्दी पर इन्होंने बिठाया, जिनका नाम था शिव सिंह रोतेला, और इन्हीं को ही इतिहास में आप शिव चंद के नाम से जानते हैं। कहा जाता है बेचारा मासूम आदमी, इसका पता ही नहीं चल पाया कि ये इतिहास के पन्नों में कहाँ गुम हो गए, क्योंकि कुछ समय के बाद ये जो गद्दी का मजा है मुश्किल से 4-5 महीने ही लिया गया होगा। क्योंकि जब ये इस तरफ राजनीति होती हुई नजर आएगी कि यार कुमाऊं हमारे हाथ से जाता जा रहा है, तो उस तरफ जो पराक्रम शाह है, वो पराक्रम शाह क्या सोचेगा कि यार अगर उधर हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में कोई आदमी बैठ गया तो उधर मेरी कुछ नहीं चलेगी, और वहां की सेना का लाभ मैं नहीं उठा पाऊंगा कि यहाँ पे मैं अपने भाई को उठा करके गद्दी पर बैठ जाऊं। तो अगर मुझको यहाँ की गद्दी को ठीक से अपने कंट्रोल में करना है तो वहां पर भी सरकार मेरे ही इशारों पर चलनी चाहिए। तो अब यहां से पहली बार ऐसा होगा कि जो पराक्रम शाह है, वो पराक्रम शाह खुल करके सामने आएंगे, यहां पर लाल सिंह का सपोर्ट करेंगे और हर्षदेव जोशी के साथ सीधा डायरेक्ट युद्ध करेंगे। अब यहां से 1788 का ही दौर है, अभी 1788 के दौर में ही ये सब घटनाएं चल रही हैं। अब यहीं से ही जब ये यहां पर हुआ, हर्षदेव जोशी ने रिप्रेजेंटेटिव घोषित कर दिया शिवचंद को, तो यहां से एक बार इतिहास ने फिर मोड़ लिया और इस तरफ हर्षदेव जोशी और उस तरफ लाल सिंह प्लस महेंद्र चंद। महेंद्र चंद्र कौन है अब आप समझ गए होंगे, प्लस पराक्रम शाह, और इन लोगों ने एक आदमी को और अपने साथ में ले लिया। एक आदमी कौन, इन्होंने जो रामपुर के नवाब थे, अब आप उत्तराखंड का मैप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के इस डिस्ट्रिक्ट से आप कहीं ना कहीं अपना एक नियरेस्ट देखते हो, आप इसको बहुत नजदीकी है। तो यहाँ पर रामपुर के जो नवाब थे जिनका नाम था फैजा उल्ला खां, फैजा उल्ला खां, इनको भी इन्होंने अपने साथ में लिया। तो ये एक कलेक्टिवली अगर आप देखें तो इनके साथ अब हर्षदेव जोशी के साथ वॉर होगी, जिसमें दिखावे मात्र के लिए शिव चंद भी होंगे। अब होगा ये कि इनका खतरनाक होगा अटैक, और इस अटैक में फिर एक बार से जो हर्षदेव जोशी है वो हर्षदेव जोशी हार जाते हैं। और हर्षदेव जोशी अगर हारे तो फिर जाएंगे कहाँ, कोशिश करेंगे कि भाई साहब पहुंचे इधर गढ़वाल की तरफ। हुआ ऐसा कि यहां पर जब ये युद्ध हो रहा था तो इस युद्ध में हर्षदेव जोशी की हार हुई,
और ये अब अपनी जान बचाने के लिए गढ़वाल की तरफ भागते हैं। और गढ़वाल की तरफ भागने से पहले ही, गढ़वाल पहुंचे ही नहीं थे, उससे पहले ही एक उल्कगढ़ के नाम से एक जगह थी, जहां इनका पीछा करते हुए जो लाल सिंह थे वो लाल सिंह भी पहुंच जाते हैं। और एक बार फिर से इन लोगों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें इस बार लाल सिंह हार जाते हैं और हार के हर्षदेव जोशी और शिवचंद इनके पीछे, और ये भाई साहब काली नदी तक इनको दौड़ाया जाता है। मतलब एक बार फिर से हर्षदेव जोशी के अंदर थोड़ी सी एक मोटिवेशन आया कि भगा दिया हम लोगों ने, ऐसे कैसे तो हम लोगों ने देखे हैं बहुत। और फिर जब ये मैसेज नजर आया ऊपर इन लोगों को, तो यहां से पराक्रम शाह ने भी अपनी फौज को दोबारा से दौड़ा दिया। अब पराक्रम शाह के पास फौज कहां से आ गई भाई? मैंने आपको बताया था ना कि उस तरफ जो गढ़वाल था, उस गढ़वाल में अब गुटबंदी चलने लगी थी, ग्रुपिंग चलने लगी थी। एक ग्रुप पराक्रम शाह के लिए काम कर रहा था, तो एक ग्रुप प्रद्युमन शाह के लिए ग्रुप काम कर रहा था, जिसमें सेना भी दो पार्ट में बट चुकी थी। तो जो सेना की टुकड़ी पराक्रम शाह को सपोर्ट कर रही थी, वही सेना की टुकड़ी अब यहां पर लड़ने के लिए आती है हर्षदेव जोशी के साथ। और इस पूरी प्रोसेस में एक बार फिर से इनकी लड़ाई होती है, जिसमें हर्षदेव जोशी हार जाता है। और इस बैटल के बाद, 1788 की इस बैटल के बाद, हमें आज तक इतिहास के पन्नों में पता नहीं चला कि भाई साहब शिवचंद कहाँ गए हैं। वो इतिहास के पन्नों में ही रह गए हैं, उनका पता ही नहीं चला वो कहाँ चले गए। उनको मार दिया गया या वो जाके छुप गए, पता ही नहीं चला। हमारे पास साक्ष्य ही नहीं है उनसे रिलेटेड। बट इस प्रोसेस से ये तो हुआ कि यहां ये जो पराक्रम शाह थे, जो ये चाहते थे वो हो गया। और इन्होंने यहां पर अपने एज ए रिप्रेजेंटेटिव किसको, अब महेंद्र चंद को यहां की गद्दी पर बैठाया, कुमाऊं की गद्दी पर इन्होंने बैठा दिया। अब पराक्रम शाह के अंदर एक बड़ा ही कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों? अगर आपको प्रद्युमन शाह पर अटैक करना है, तो एक तो गुट आपका वहां पे भी तैयार और एक दूसरा गुट आपका ग्रुप आपका यहां पर भी तैयार, आपको सपोर्ट करने वाली आपके यहां पर भी एक सेना तैयार है। बात आपकी समझ में आई? तो एक तरफ का अगर हम लोग ये इस चैप्टर के बारे में बात करें कुमाऊं के साथ, तो अब देखो रिलेशंस आपको थोड़े थोड़े से समझ में आने लगे होंगे। अब यही जो रस्साकसी है ना, अब इस रस्साकसी में जनता का कितना नुकसान होगा, पैसे का कितना नुकसान होगा, सेना का कितना नुकसान होगा, क्योंकि सेना भी तो कम होगी, मरेंगे तो भाई कम होंगे। अब इन्हीं सब चीजों का फायदा कौन उठाएगा? गोरखे बराबर में ही, चूंकि वो यूनाइट होते जा रहे हैं, वो पावरफुल होते जा रहे हैं, वो साम दाम दंड भेद कोई सी भी नीति हो वो सारी अपनाने को तैयार है। और इस तरफ आपसी फूट में ही ये राज्य क्या है, एक तरीके से डाउनफॉल में चलते जा रहे हैं। इन सब चीजों का फायदा उठाया जाएगा। अब 88 में महेंद्र शाह को गद्दी पर बैठाया जाएगा और यहां से हर्षदेव जोशी अब दोबारा से फिर पहुंचेंगे कहां? गढ़वाल के राजा के पास, प्रद्युमन शाह। देखो भाई साहब, आपके भाई ने ये कर दिया, आपके भाई ने ये कर दिया है, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब वो भी बोले भाई मुझे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, मेरी तो यहाँ कोई चलने ही नहीं देता है, सारे के सारे उसी का ही गुणगान गाते हैं, मैं तो दिखावे मात्र का ही राजा बैठा हुआ हूँ, मेरी तो कोई बात मानता ही नहीं है। कहने के लिए मैं गद्दी पर बैठा हूँ, लेकिन ये गद्दी भी मुझको चुभती है, खजाना खाली हो रहा है, मैं क्या करूँ? अब उनके सामने भी प्रॉब्लम। तो अब यहाँ हर्षदेव जो जोशी है वो अब बीच में आके खड़े हो जाते हैं कि यार अब क्या किया जाए, ना तो कुमाऊं हाथ में है ठीक से और ना ही गढ़वाल। और गढ़वाल में भी फिर इनके एक तरीके से जमीर पर एक थप्पड़ ऐसा लगता है कि जब प्रद्युमन शाह बोल देते हैं कि भाई साहब मैं इतना ही कर सकता हूँ कि अपने इस क्षेत्र की एक जागीर आपके नाम कर सकता हूँ, यहाँ से अपना गुजर बसर करते रहिएगा। अब हर्षदेव जोशी, कुमाऊं का चाणक्य कहलाने जाने वाला आदमी, जो पूरे राज्य पे राज करने की चाह रखता है, वो एक छोटी सी जागीर से खुश हो जाएगा? नहीं होगा।
अब यहीं हर्षदेव जोशी क्या काम करता है, प्लान तैयार करना स्टार्ट करता है, जो चूंकि उस तरफ लाइन कहाँ गई हमारी, इतना बढ़ा दिया क्या, ये रही लाइन। ये चलो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको, यहीं पर ही। अब ये जो हर्षदेव जोशी है, अब वो एक तरीके से यहां खड़े हैं, हर्ष देव जोशी एक तरीके से वो यहां खड़े हैं, ना तो वो यहां के हैं कुमाऊं के, और ना ही ये गढ़वाल के ही हैं। तो इन सभी की सभी परिस्थितियों से, इन सभी के सभी बैकग्राउंड से यहां एक कहानी चलेगी 1790 में गोरखों से पत्राचार की। अब इनके साथ भी लेटरबाजी चलेगी और गोरखों को आमंत्रण दिया जाएगा, करो का अटैक किस पर, कुमाऊं पर। क्यों करेंगे भाई, जहां हर्षदेव जोशी यहाँ का राजे की तरीके से काम करने के लिए चाह रहे थे, अब हर्षदेव जोशी ही बोल रहा है गढ़वालियों को, सॉरी कुमाऊइयों को, सॉरी 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 गोरखाओं को, कि भाई अटैक कर लो यहाँ पर और हम आपकी मदद करेंगे। कहानी आपको पीछे बैकग्राउंड में अब समझ में आ रही होगी इनके अटैक की। और अगले ही साल बोलेगा कि भाई यहां भी अटैक करो, मैं इनकी भी कमियां जानता हूं। तो गोरखों का अटैक 1790 में यहाँ होगा, जिसमें कुमाऊं तो पूरा ही साफ हो जाएगा, गोरखों के कंट्रोल में हो जाएगा। और 91 में नियार नदी घाटी की तरफ से लंगूरगढ़ किले पर अटैक होगा, जहां 1 साल तक गोरखे पड़े रहेंगे उसको घेरे हुए। और यहां फिर प्रद्युमन शाह को मजबूरन एक ट्रीटी करनी पड़ जाएगी 1792 में, जिसके अकॉर्डिंग गोरखों की सेना का एक अध्यक्ष श्रीनगर में बैठेगा और 3,000 रुपए सालाना आप टैक्स भेजोगे कहां, गोरखों के पास। मजबूरन आपको यह काम करना पड़ जाएगा। तो यहां से ये सिनेरियो इकट्ठे आपके सामने आने शुरू होंगे। अब तो यहां पर एक एक बेस, आपको एक बैकग्राउंड इसका ठीक से समझ में आया होगा अगर आप इन दोनों को साथ साथ में समझना अब स्टार्ट करें। अब यहीं हम कुछ 2-4 पॉइंट लिखते हैं। कई बारी ना मेंस में भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताओ कि गढ़वाल में ऐसे क्या सिनेरियो, ऐसे सीन बने थे जिसके कारण गोरखों ने बड़े आराम से यहाँ की राजनीति को अपने कंट्रोल में कर लिया था। कुमाऊं के बारे में तो हम बात करके आ चुके थे, गढ़वाल के बारे में भी 1-2-3 पॉइंट करके आप लोग लिख लीजिए। यहां पर पॉइंट लिख लीजिएगा किसके, गढ़वाल के डाउनफॉल के, गढ़वाल का पतन या फिर डाउनफॉल ऑफ गढ़वाल। अब इसमें 1-2-3 करके आप पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट, ये जो सेना थी यहां की, जो यहाँ की सेना थी, वो सेना 2 ग्रुप में बट गई थी, जिसमें एक था प्रद्युमन शाह और दूसरा था पराक्रम शाह। 2 ग्रुप में यहां पर सेना बटी हुई थी, जिसकी वजह से सेना से आप ठीक से लाभ नहीं ले पा रहे थे। सेकंड, यहां लगातार जो वॉर थी, बैटल थी, जो बैटल थी वो लगातार बढ़ रही थी, जिसकी वजह से यहां पर जो खर्च था, जो एक्सपेंडिचर था, वो बढ़ता जा रहा था। अब खर्च बढ़ता चला जाएगा तो राज्य किस तरीके से चलेगा। प्लस थर्ड, प्लस यहां
लगातार लूटपाट होने लगी थी, रॉबरी, लगातार यहां पर रॉबरीज हुआ करती थी। और ये जो रॉबरी थी, ये रॉबरी भी दो टाइप की थी। एक थी आंतरिक, इंटरनल रॉबरी, एक इंटरनल थी और एक बाह्य थी, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। अब आंतरिक रॉबरी कहने का मतलब, आंतरिक कहने का हमारा मतलब क्या है कि राज्य के अंदर ही जो डाकू थे वो लूटपाट मचाते थे। और बाह्य हमारा कहने का मतलब क्या है, जैसे सिरमौर, सिरमौर के डाकू आकर के लूट के चले गए। जैसे सिखों ने देहरादून को लूट लिया। जैसे गुर्जर राजपूत, सहारनपुर के गुर्जर राजपूतों ने इसको लूट लिया। जैसे रोहिला, इन्होंने आकर के लूट लिया। तो ये इस तरीके से एक्सटर्नल भी आपके पास अटैक अलग अलग देखने को मिलते हैं। वहीं इसके साथ साथ एक बड़ी विचित्र कहानी भी मैं भी आपको बताऊंगा मराठों की। मराठों ने भी इनको लूटा। अब मराठों ने कैसे लूट लिया भाई, देखो, एक, जब हम लोगों ने अभी बात की थी कि रोहिला ने अटैक किया, और रोहिला ने अटैक किया तो फिर सिरमौर ने भी अटैक किया। और फिर सिरमौर से के अटैक के बाद हुआ ये कि जो प्रदुमन शाह थे उन्होंने मराठों के साथ संदेशा भेजा मराठों के पास कि भाई साहब आप हमारी मदद कर दो, और सिरमौर पर हमको चढ़ाई करनी है। इन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया, और हम सिरमौर पर जब लड़ाई करेंगे तो मैं भी सपोर्ट करूंगा, और वहां से जो लूटपाट मिलेगी सारा सामान आपका है। अब सिरमौर के जो राजा थे वो बड़े चतुर आदमी, संसार चंद के नाम से जाने जाते हैं वो। अब उन्होंने क्या काम किया, मराठों के साथ ही ट्रीटी कर दी, और मराठों ने इनको ही लूट के चले गए, पहली चीज। दूसरी, ये जो देहरादून था, इस देहरादून पर जैसे बार बार लूटपाट होती थी, तो इन्होंने एक विश्वास पात्र अपने व्यक्ति को यहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बना दिया, और उस गवर्नर के साथ अपनी बेटी की शादी भी कर दी। अब वो जो जो गवर्नर था भाई, उस गवर्नर ने भी क्या 3-5 करना स्टार्ट कर दिया। कैसे, यहाँ का जो गवर्नर था, मैं नाम उनका एक मिस कर रहा हूँ कि क्या नाम था, शायद उभक सिंह करके कुछ ऐसा नाम था, मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो नोट्स में तो आपको मिल ही जाएगा। XYZ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब उनको यहाँ की कमांड सौंपी कि भाई साहब आप यहाँ की जिम्मेदार व्यक्ति हो, और बेटी का विवाह भी मैं आपके साथ कर देता हूँ। तो कुछ समय के बाद भाई साहब ने भी विद्रोह कर दिया। मतलब इनके साथ कुछ ऐसी ही घटनाएं घटी प्रदुमन शाह के साथ, सारी जिंदगी भर ऐसी घटनाओं के साथ ही ये अपने जीते आए थे। और रही सही कसर प्राकृतिक आपदाओं ने इनके साथ बेकार कर दिया इनको। प्राकृतिक आपदाएं मतलब जो नेचुरल जो डिजास्टर्स हम लोग देखते हैं, तो इनके टाइम ड्यूरेशन में, ये 4th नंबर पर आप पॉइंट लिख लीजिएगा, इनके टाइम ड्यूरेशन में 1794 और 1795 में खतरनाक यहां पर अकाल पड़ा, फिमाइन, खतरनाक अकाल पड़ा, फिमाइन। और इसी फिमाइन को इतिहासकार 51वीं और 52वीं के नाम से जानते हैं। अब ये 51वीं 52वीं का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है, ये जो अगर टाइम ड्यूरेशन है, अगर आप इसको संवत देखें, संवत आपको पता हो ना कैलेंडर का, तो 1851 और 52 संवत
1851-52 का ये टाइम था। दैट्स वाई इतिहासकार इसको 51वां और 52वां के नाम से जानते हैं, जो एक फीमाइन को इंडिकेट करता है, एक आपदा को, अकाल को इंडिकेट करता है। इट मीन्स यहाँ पर उस टाइम बारिश का प्रभाव बड़ा कम रहा था। और रही सही कसर 1803 में 9 पॉइंट रिएक्टर का एक भूकंप आता है, बड़ा खतरनाक अर्थक्वेक आता है, बड़ा खतरनाक, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि लगातार यहां पर 7 दिन तक ये भूकंप आया था। और इस 7 दिन तक लगातार भूकंप आने में यहाँ की जो जनता थी मात्र 20 से 25% ही बची थी। इस कदर का यहाँ पर ये भूकंप आया था। जब आप ऐसी ऐसी चीज़ों से, ऐसे ऐसे चैलेंजेस से अपने आप को उभारने का प्रयास करेंगे, युद्ध से आप बच जाओगे, राजनीति से आप बच जाओगे, तो इन चीज़ों से कैसे बचोगे? और इस चीज़ का फ़ायदा गोरखे उठाएंगे। 84 में दबा करके अटैक कर देंगे, सॉरी 1804 में अटैक कर देंगे। और अटैक करेंगे किस पर? सीधा प्रद्युमन शाह पर। क्यों कर देंगे भाई अटैक प्रद्युमन शाह पर? गलती उसमें भी प्रद्युमन शाह की ही थी। ऐसा क्यों भाई? ऐसा कैसे कह दूंगा मैं? कोई राजा ऐसी कोई खतरनाक गलती कर देगा कि लोग आके बोलेंगे भाई अटैक कर दो हमारी तरफ? नहीं। हुआ ये था, जब 1803 में ये फेमाइन आया था, ये इतना बड़ा अकाल आया था, तो इस अकाल के दौरान यहाँ गुटबंदी बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी थी। और ये गुटबंदी इस लेवल पर पहुंच गई थी, ग्रुपिंग इस लेवल पर पहुंच गई थी कि एक तरफ जो प्रद्युमन शाह है, प्रद्युमन शाह, और दूसरी तरफ कौन? पराक्रम शाह। ये दूसरी तरफ पराक्रम शाह। और कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि इनमें इनके जो प्रद्युमन शाह थे, इनके लड़के भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो आगे थे सुदर्शन शाह। हम लिख लेते हैं, हम सुदर्शन शाह, इनके लड़के। और गद्दी के लिए दबा करके यहां पर लड़ाई चलती है। और इसी बीच में जो पराक्रम शाह है वो धोखे से जो इनके पराक्रम शाह थे, सॉरी प्रद्युमन शाह थे, इनके जो सेनापति थे उनको मार देते हैं। अच्छा, इनके सेनापति का जो नाम था ये था राम धारणी खंडूरी। इनके सेनापति थे राम धारणी खंडूरी। और जो पराक्रम शाह थे, इनके भी सेनापति थे, लेकिन सेनापति थे दो। एक का नाम था शीश राम और एक का नाम था शिवराम। और पराक्रम शाह ने धोखे से इनके सेनापति को मारा, तो प्रद्युमन शाह ने सीधा सपोर्ट के लिए बम शाह के पास एक पत्र भेज दिया। बम शाह कौन? हम नेपाल की बात कर रहे हैं। बम शाह के पास एक लेटर भेज दिया कि भाई साहब मदद कर दो, और इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। और जो जो नेपाली राजा था, इस नेपाली राजा ने अपने 4 विश्वास पात्र सेनापति को एक साथ यहां पर भेज दिया कि भाई साहब अब टाइम आ गया है कि जो गढ़पति है उसको वहां से हटाया जाए और गढ़वाल पर अपना कब्जा किया जाए। और यहां से ये चारों लोग आते हैं, जिसमें हस्तिबल चौतरिया, लिख लेते हैं, 4 लोग आते हैं। हस्तिबल चौतरिया। सेकंड थे काजी रणधीर सिंह। अमर सिंह थापा और भक्तिवीर थापा। अमर सिंह थापा और फोर्थ है
भक्ति सिंह थापा, ये लोग आते हैं और आकर के इन्होंने अटैक ही सीधा पूरी राजधानी पर कब्जा करने के लिए कर दिया। और इस खतरनाक अटैक में ये 1804 की हम बात कर रहे हैं। इस खतरनाक अटैक में हुआ ये कि जो पराक्रम शाह था, पराक्रम शाह भी तितर बितर और जो प्रदुमन शाह थे वो भी इधर उधर, और इस इनकी राजधानी पर कब्जा कर लिया किसने, उठा करके जो नेपाली लोग थे इन्होंने। तो यहाँ 1804 में दो युद्ध होते हैं। सबसे पहला जब अटैक हुआ था तो इस सबसे पहले अटैक में जो प्रदुमन शाह थे, प्रदुमन जो शाह थे वो तो पहुंच जाते हैं पहले सहारनपुर, और इस तरफ जो पराक्रम शाह थे, पराक्रम शाह पहुंच जाते हैं कांगड़ा। पराक्रम शाह कांगड़ा में। अब हुआ ये कि सहारनपुर में पहुंचे मदद मांगने के लिए कि भाई साहब ऐसे ऐसे हो गया, मदद कर दो। सहारनपुर के जो गुर्जर राजा थे उन्होंने सीधा संपर्क किया लंढोरा के राजा से, रुड़की के पास पड़ता है, लंढोरा के राजा से। और जो लंढोरा के राजा थे उन्होंने इनके लिए मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन आप ऐसे आदमियों का इतिहास भी गवाह है और आज के टाइम भी, जिसका डाउनफॉल है, और डाउनफॉल में आप अगर उसका साथ दे रहे हैं जिसमें आपको दिख रहा है कि यार आप भी मिट सकते हो, ऐसे लोगों के साथ आप लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो आप बड़ा फूक फूक के कदम रखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो यहाँ के राजा थे, लंढोरे के राजा थे जिनका नाम था रामदयाल गुर्जर, इन्होंने एक शर्त रखी। राम दयाल गुर्जर, इन्होंने एक शर्त रखी कि भाई साहब मैं मदद तो कर दूं लेकिन उसके एवज में कुछ देना पड़ेगा। तो भाई साहब ने थक हार के बोला कि भाई साहब मेरा स्वर्णिम सिंहासन है, स्वर्ण सिंहासन, एक राजा अपना सिंहासन अगर दे दे जिस पर वो बैठता है, क्या बचा, स्वर्णिम सिंहासन दिया और उसके एवज में लिए 25,000 सैनिक, मतलब खरीदे, जिससे अगर कल को ये नेपाल के राजा लोग भी कहने लग जाए भाई तुमने सपोर्ट की, भाई साहब हमने सपोर्ट नहीं किया, हमने तो बेचा, हमें नहीं पता कौन कहाँ जा रहा है, किससे लड़ने के लिए जा रहा है। ये 25,000 सैनिकों को लेकर के एक बार फिर से पहुंचते हैं नेपाली जो राज्य थे, राजा थे, सेनापति थे, उनके साथ लड़ने के लिए। और इस बार 1804 में ये जो बैटल होती है ये होती है खुड़बुड़ा के मैदान में, बैटल ऑफ खुड़बुड़ा जिसको हम बोलते हैं, जो आज के देहरादून में इसकी आप लोकेशन देखते हैं। और इस खुड़बुड़ा के मैदान में रिजल्ट क्या हुआ, जिसमें जो पराक्रम शाह थे, पराक्रम शाह थे, ये तो कंप्लीटली कांगड़ा में ही जाकर के बस गए। जो प्रदुमन शाह थे, प्रदुमन शाह की डेथ हो गई, प्लस जो प्रदुमन शाह के लड़के थे जिनका नाम क्या था, अभी हम लोगों ने देखा, सुदर्शन शाह, ये पहुंच गए हरियाणा। हरियाणा में क्या था भाई, हरियाणा में थे अंग्रेज, अंग्रेजों के संरक्षक में चले गए। और मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास स्टार्ट करते ही आपको बताई थी कि भाई साहब ललित शाह के 4 लड़के थे, उनमें एक लड़का प्रीतम शाह भी था। तो प्रीतम शाह को बंदी बना करके नेपाल भेज दिया गया।
प्रीतम शाह को कैद कर लिया गया और पहुंचा दिया गया नेपाल। अब यहां से राजनीति फिर शुरू होगी, जिसमें अंग्रेज अब फ्रंटियर पर आएंगे और अंग्रेज जो नेपाल है, गोरखा है, उनको हराएंगे। और चूंकि प्रोटेक्शन सुदर्शन शाह के साथ लंबा चलेगा, तो सुदर्शन शाह को टिहरी रियासत को सौंप दिया जाएगा और उसके कर दिए जाएंगे 2 टुकड़े। तो यहां से फिर एक और क्वेश्चन आपके लिए जनरेट हो जाता है आगे, क्योंकि अब ये फेस अब आपका स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हम अब इसको फेस को पहले नेपाल के साथ कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर स्टार्ट करेंगे यहीं से ही सुदर्शन शाह की टिहरी रियासत से, जब अंग्रेज यहां पर एक अच्छी स्थिति में आ जाएंगे और अंग्रेज उनके साथ सांगोली की एक संधि कर लेंगे। ठीक है, तो ये अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है एक बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड भी किसका पढ़ रहे हैं हम लोग सिर्फ नेपाल के गोरखाओं के नजरिए से हम लोग इस एक तरीके से जो बैकग्राउंड है उसको पढ़ रहे थे। अब मेन हमारा जो टॉपिक है गोरखा शासन का, वो अब मेन टॉपिक हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आपको सारी परिस्थितियां क्लियर हैं, अभी हम लोगों ने सिर्फ राजनीतिक परिस्थितियों की बात की है। हम अपनी अगली क्लास में यहाँ की धार्मिक स्तर पर क्या चल रहा था, हमारे यहाँ पे जो इनकी आर्थिक स्थिति थी वो कैसे चल रही थी, या और भी जो अन्य कारण थे, अब उन्हीं पे ही नेपाली जो शासन है वो किस तरीके से अपने हितों को साधना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये एक पार्ट था, साथ साथ में नोट्स तैयार करते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।